आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की जो अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ जो वीडियो है आपका, वहाँ प्रश्न बैंक जो 2022 और 23 के लिए कक्षा 10वीं की जारी की गई है, उससे बनाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? यानी कि ये सारे जो गुण हैं, इसमें से एक गुण धातु का नहीं है। तो धातु देखिए, विद्युत का संचालन होता है, यानी कि धातु सुचालक भी होती है। ध्वनिक प्रकृति यानी कि आवाज भी करती है। तन्यता मतलब पतले तार के रूप में बदल ली जा सकती है। लेकिन धातु चमकदार होती है, और यहाँ बोल रहा है चमकहीनता, यानी चमकदार नहीं होती। तो यहाँ बात बिल्कुल गलत हो गई। यहाँ पर सा नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ जाने पर चांदी की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है? इसका या निम्नलिखित के बनने के कारण ये होता है, यानी कि वो काली हो जाएगी चांदी। वहां किस कारण से होती है? तो देखिए, सिल्वर सल्फाइड, यहाँ ये जो होता है, ये इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। अब यह क्या होता है? देखिए, जो चांदी है वहां एजी होती है, ध्यान समझिएगा। ये वायुमंडल में जो उपस्थित है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इससे क्रिया करेगी और Ag2S बनाएगी, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बनाएगी। बस इस जो सिल्वर सल्फाइड है, इसका रंग काला होता है, अर्थात ये जो परत है ये चांदी के ऊपर चढ़ जाएगी, तो मतलब उसका रंग काला, इसलिए वो काली पड़ गई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सिल्वर सल्फाइड, सा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? वैसे जो अधातुएं होती है वहां चमकदार नहीं होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि कौन सी अधातु चमकदार है। तो यहाँ पर है ऑप्शन दा, बिल्कुल एकदम राइट रहेगा, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है? जो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड की तरह कार्य करेगा, यानी कि ऑक्साइड वहां अम्लीय भी रहेगा और क्षारीय भी रहेगा, इस तरह से वो कार्य करेगा। तो वहां है एल्यूमिनियम। जब ये ऑक्साइड बनाएगा तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? पारद यानी कि मरकरी, ठीक है, यानी पारा। तो अमलगम में होता है। देखिए, अमलगम का मतलब ही क्या है कि दो धातुएं मिलकर अमलगम बनाएगी, जिसमें एक पारा रहेगा और एक दूसरी धातु रहेगी। जब पारे के साथ कोई अन्य धातु को मिलाया जाएगा और जो नई धातु बनेगी वही कहलाएगी अमलगम। तो भैया अमलगम में पारा तो है ही सही। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? तो देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। वो तो यहाँ पर गलत हो गया था क्योंकि ये चमकदार होती है, ठीक है। यहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। जब जल यानी कि पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो याद करिए, धातु के भौतिक गुणों में मैंने आपको समझाया था कि जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती है, जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर हो गई हाइड्रोजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है रिक्त स्थान, इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है मिश्र धातु रिक्त स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए, सोल्डर किसका उपयोग किया जाता है? ऐसी मिश्र धातु का नाम कौन सी मिश्र धातु है? सोल्डर है, जिसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब ये बनी हुई किससे होती है? तो ये देखिए, टीन और सीसा से मिलकर बनी हुई होती है। तो पर यहाँ पर आपको सोल्डर ही लिखना है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं? तो सब बच्चा बच्चा जानता है, इसी को जंग कहते हैं। जब लोहे पर जंग किस तरह चढ़ती है, वहां भूरे रंग की परत जो होती है उसे ही कहते हैं जंग। वहां सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी।
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक जो धातुएं मिलेगी तो उसे कहेंगे मिश्रातु। यह इसका दूसरा नाम है मिश्र धातु। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सभी जो धातुएं होती हैं वहां पर देखिए दो ऑप्शन तो यहाँ पर है और बाकी जो ऑप्शन है अगले पेज पर है, यहाँ पर है। तो जो सभी धातुएं वहां होती है विद्युत की चालक, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले का हो गया विद्युत चालक। चलिए फिर दूसरा क्या बोल रहा है? एनोडीकरण। एनोडीकरण का आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। चलिए इसके बाद में अगला है सोडियम। तो देखिए सोडियम जो है उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो यहाँ इसका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सोडियम। सोडियम के बाद में हो गया है चौथा है कार्बन अधातु, तो यहाँ अपरूपता आ जाएगा इसका। और धातु जो है वहां धातु ऑक्साइड का निर्माण। चलिए इसके बाद में है अब एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में पहला क्या है? किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? जैसा आपने पढ़ा होगा धातुओं के गुणों में, तो धातु का पहला गुण यही है कि अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो गई है? पारा। ठीक है, ये कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में होती है, यानी मरकरी। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल में के साथ बहुत तेजी से क्रिया करेगी, इन्हें जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील हो और साथ ही साथ वो कौन से क्रिया करे? ठंडे जल से। तो सोडियम और जो पोटेशियम होती है, सोडियम और पोटेशियम यानी कि Na और K, या आप हिंदी में नाम भी लिख सकते हैं आप इनका। सोडियम और पोटेशियम ये जो होती है ये बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। ये जब ठंडे जल के साथ क्रिया करती है तो उष्मा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको इतना से लिखना है कि सोडियम और पोटेशियम। एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और उसका जो मिश्रण है वह किस अनुपात में रहेगा? तो उसमें देखिए 3 अनुपात में तो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात लिया जाएगा नाइट्रिक अम्ल का, तो 3 अनुपात 1 हो गया। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, तो हाँ ये बात सत्य है कि जो आयनिक यौगिक है उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब क्यों उच्च होते हैं उसका कारण इन्होंने पूछा है, तो हम बोल देंगे इनमें क्या होता है? प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण होता है। क्या होता है? प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण होता है, उसके कारण इनके जो गलनांक है वह और क्वथनांक उच्च होते हैं। अमलगम का एक उदाहरण लिखिए। देखिए अमलगम है क्या? अभी मैंने बताया है कि जो पारा है वह किसी अन्य धातु के साथ मिलाते हैं तो एक नई धातु बनाएगा, उसे कहेंगे अमलगम। यानी पारे के साथ कोई दूसरी धातु मिलाकर नई धातु बनी, वो गई आपकी अमलगम। ठीक है, तो इसका उदाहरण देना है तो आप लिख दीजिएगा सोडियम के साथ मिला दीजिए तो सोडियम अमलगम, यानी सोडियम Hg। हिंदी में लिख दीजिएगा सोडियम अमलगम। ठीक है, पोटेशियम अमलगम। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वाक्य में उत्तर है। अब जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसमें से 2 अंक के प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। देखिए जो गए वर्ष था वहां प्रश्न बैंक आपकी 2022 की जो प्रश्न बैंक थी उसमें कुछ त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए 2023 की यहाँ प्रश्न बैंक जारी की गई है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, एग्जाम में इसी प्रश्न बैंक से आपके सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पूरे
सारांश जो आपके विज्ञान है उसका जो सारांश है वहाँ पूरा सारांश दिया है बेसिक लेवल से एक्स्ट्रा लेवल तक। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा और आगे के जो प्रश्न हैं या पिछले जो छूटे हुए हैं अध्याय 1 अध्याय 2 के, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।